अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि सोसाइटी में, मुआशरे में साइबर क्राइम की वारदातों में इजाफ़ा हो रहा है। पहले तो साइबर क्राइम की जो भी वारदात या जो भी जुर्म होता था उसको FIA डील करता था, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन विंग ने एक साइबर क्राइम का नया विंग तश्कील दिया है, जिसके साथ भी साइबर क्राइम के हवाले से, पीका एक्ट के हवाले से वारदात हो या जुर्म हो, उसकी तफ्तीश और मुकदमा इन्वेस्टिगेशन विंग की निगरानी में दर्ज किया जाता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह से साइबर क्राइम का विंग काम करता है और इसके बारे में SSP इन्वेस्टिगेशन क्या कहते हैं, कितने मुकदमात और कितने मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं, सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। Lahore Police is proud to announce the establishment of its cybercrime unit, a dedicated team to safeguard the citizens of Lahore from digital threats. In order to counter online dangers, Lahore Police is stepping up to tackle these challenges. You can reach us to preventing identity theft, keep your personal information safe, tracking cyber harassment, ensuring safe online space for everyone, stopping digital attacks, protecting businesses and individuals from hacking attempts. Our cybercrime unit stands ready to respond to complaints relating to threats of identity theft, cases of cyberbullying and online harassment, data breaches and digital security threats. Citizens can visit for their cybercrime complaints from 9 a.m. to 5 p.m. प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया जिस तरह से साइबर क्राइम और साइबर क्राइम की जो जुर्म है उसमें इजाफ़ा हुआ है, और इन्वेस्टिगेशन विंग का एक CRO डिपार्टमेंट है जिसमें एनालिसिस किया जाता है, जिसमें स्केच बनाया जाता है और डाटा एनालिसिस एक यूनिट के अंदर ही एक ब्रांच भी बनाई गई है। इसके इंचार्ज हैं जी इशफाक साहब हमारे साथ। इनसे पूछते हैं कि CRO ब्रांच में किस तरह से जो है काम किया जाता है और मुलजिम को, ख़ासकर ऐसे लोगों को जो क्रिमिनल हैं, उनका रिकॉर्ड जो है वो किस तरह से यहाँ पे तरतीब दिया जाता है। इशफाक साहब, ये बताइएगा कि जो CRO डिपार्टमेंट है इसमें आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रांचेस हैं, जिसमें स्केच दिया जाए, किसी की तस्वीर दी जाए तो वो भी आ जाती है, फिर कोई मोबाइल पे जो डाटा एनालिसिस भी किया जाता है। क्या मदद मिलती है लोगों को इससे और क्या कुछ आप कर पाते हैं? CRO की वैसे टोटल 12 ब्रांचेज़ हैं, हर ब्रांच की अपनी अहमियत है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो 2 ब्रांचेज़ हैं। एक हमारी CRMS है और दूसरी ब्रांच हमारी डाटा एनालिसिस है। 2 तरह से हम बेसिकली काम करते हैं IO को असिस्ट करने के लिए, लोगों की फैसिलिटेशन के लिए। जिस मुकदमा में मोबाइल गया होता है तो हम मोबाइल को IMEI से ट्रैक करते हैं या उसकी CDR ले लेते हैं, तो फिर उस पर वर्किंग आगे स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जब किसी मुकदमे में कोई अक्यूज़ अननोन होते हैं, कोई अक्यूज़ नामजद नहीं होता, उसमें फिर हम उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है साहब का, जो CRMS ब्रांच ने तरतीब दिया होता है, साहब का क्रिमिनल जब अरेस्ट होते हैं उसकी पिक्चर्स बनती हैं, फिंगरप्रिंट्स लगते हैं, तो हम उसको तस्वीरों से ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है फेस ट्रेस। इसके अलावा कोई हम जो मदईयान होते हैं, कंप्लेनर होते हैं, उसको साहब का रिकॉर्ड दिखाते हैं इधर बुला के उनको कि आप पहचानने की कोशिश करें जिस बंदे ने आपके साथ कोई वारदात की है। अगर वो उनमें से पहचान लें तो फिर हम उसको फर्दर जो है ना IO को वो टारगेट दे देते हैं। ठीक है। अच्छा इशफाक साहब, ये बताइएगा, एक जियो फेंसिंग होती है, कोई वारदात हुई है तो कहते हैं जी वहाँ पे जियो फेंसिंग करवाई जाएगी, वो भी इसी डिपार्टमेंट के ज़रिए होती है, और वो उसका तरीक़ाकार क्या है? जी बिल्कुल, जब बिल्कुल जो ब्लाइंड केस होता है उसमें हमारे पास CCTV फुटेज से, कोई वीडियो से, या कोई हमें कंप्लेनेंट बता दे कि हमने अक्यूज़ पर्सन को कॉल करते हुए सुना है, तो फिर हम उस वक्त का वो डाटा ले लेते हैं, BTS डाटा उसको बेसिकली हम कहते हैं, कंपनी से ले लेते हैं। फिर हमारा डाटा एनालिसिस यूनिट है वो उसका एनालिसिस करता है,
शॉर्ट लिस्ट करते हैं हम मुख्तलिफ फ़िल्टर्स लगा के उस नंबर्स को, कि वो टाइम जो उस टाइम स्पैम में जो बंदे होते हैं उनको हम शॉर्ट लिस्ट करके फिर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं साहब का, उसमें से बंदा हम ट्रेस करते हैं। ठीक है इशफाक साहब, ये भी बताइएगा कि जो रिकॉर्ड याफ्ता लोग होते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट किसी का कोई मुलजिम है गिरफ़्तार हुआ है, उसके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, तो वो कितने लोगों के रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है? पंजाब भर का, लाहौर भर का, कहाँ कैसे होता है? हमारा लाहौर का अपना रिकॉर्ड है और पंजाब का अपना रिकॉर्ड है। हमारे पास एक्सेस दोनों रिकॉर्ड्स की है। 5,50,000 हमारे पास लाहौर का है, 13,75,000 हमारे पास पूरे पंजाब का डेटा है। ये क्रिमिनल का रिकॉर्ड, क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड है। ठीक है। और जो फिंगरप्रिंट है, इन सब के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं हमारे फिंगरप्रिंट और तस्वीर और सब कुछ। अच्छा, अगर कोई ऐसी वारदात होती है तो CRO रिकॉर्ड के मुताबिक अगर किसी ने किसी चीज़ को चेक करना होता है, किसी को ट्रेस करना होता है, आपके पास कोई IO आता है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आता है, तो फिर सबसे पहले आप बुनियादी तौर पे किन चीज़ों पे काम शुरू करते हैं कि मुलजिम को पकड़ा जा सके, उसको गिरफ्त में लाया जा सके? सबसे पहले हमारे पास CNAC से हम काम स्टार्ट करते हैं। जिस मुलजिम का CNAC अवेलेबल होता है उसके पास, IO के पास, तो हम CNAC से सर्च करते हैं। 2 तरह की ऑप्शन हैं साहब का क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड सर्च करने की, एक CNAC से, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका CNAC नहीं होता, फिर हम उनको बाई नेम सर्च करते हैं और बाई एड्रेस सर्च करते हैं। आइए उसको प्रोवाइड करते हैं, वो चेक करके वो पिक्चर से भी पहचान लेते हैं कि ये क्रिमिनल हो सकता है। ठीक है इशफाक साहब, ये भी बताइएगा कि कौन से मुलजिम को ज़्यादा पकड़ना मुश्किल होता है? ये क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के मुलजिम को, जो डकैती करते हैं, रॉबरी करते हैं, क्योंकि वो अपने एड्रेसेस पर नहीं होते यूजुअली। जो उनका CNAC बना होता है वो अपने एड्रेसेस पर नहीं होते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन भी वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने नाम की सिमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, उनको ट्रेस आउट करना मुश्किल होता है। ठीक है। दूसरा ये बताइएगा कि क्या चांसेस होते हैं, कितने % चांसेस होते हैं कि मुलजिम इतना कुछ रिकॉर्ड होने के बावजूद भी, तमाम डाटा एनालिसिस करने के बावजूद भी आपसे बच पाए? अगर मुलजिम का CNAC हमें अवेलेबल हो जाए तो उससे हम उससे बड़ी हद तक काम कर लेते हैं, फिर उसका बचना तकरीबन नामुमकिन होता है। जिसका CNAC नहीं अवेलेबल होता फिर उसको ट्रेस आउट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। लाहौर पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन विंग है, जो CRO डिपार्टमेंट है, इसमें इतना डाटा, इतना रिकॉर्ड पंजाब भर का, लाहौर भर का इस विंग के पास, इस डिपार्टमेंट के पास मौजूद है, तो फिर इनका ये कहना है कि मुलजिम को बहुत मुमकिन नहीं है कि उसको गिरफ़्तार ना किया जाए। नामुमकिन सी बात है कि इतना रिकॉर्ड हमारे पास जमा है, हमारे पास फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं, तो किसी मुलजिम को जो है वो गिरफ़्तार ना किया जा सके, या किसी मुलजिम को जो है वो इस तरह से वो आज़ाद हो सके। अब हम प्रोग्राम में आगे चल के आपको जो साइबर क्राइम का विंग है उसके बारे में भी तफसील बताते हैं, वो इस तरह से अब काम कर रहा है पीका एक्ट के तहत, ये भी तफसील आपको दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम राना फयाज़ है और 4 साल हो गए मेरा मोबाइल गुम हुए हैं। तो पुलिस वाले हैं, इन्होंने मुझे 4 साल बाद फ़ोन किया है। पहले तो हम डरते रहे कि पता नहीं क्या वजह क्या नहीं है, लेकिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 4 साल बाद क्या पता मोबाइल है भी कि नहीं। जब आए इन्होंने अच्छी तरीके से बैठाया, तावन किया और उन्होंने मोबाइल दिया। इन लोगों का बहुत शुक्रिया। जी, मेरा नाम काशिफ मुनीर है। कुछ अर्सा पहले मेरा तो मोबाइल मार्केट में गुम हो गया था, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह SSP इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, गैजेट के थ्रू मेरा मोबाइल मिल गया है। तो मैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने अपनी दिन रात मेहनत करके मेरा मोबाइल ढूंढ कर दिया। बहुत शुक्रिया। मेरा 2022 में मोबाइल गुम हुआ था। मेरा 40,000 रुपये का मोबाइल है। ये बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी अपना दरख्वास्त के मुझे पंजाब पुलिस पाकिस्तान जिंदाबाद, उसने मुझे मोबाइल बगैर पैसे के मुझे हैंड ओवर कर दिया। थैंक यू। मेरा जून में मेरा मोबाइल गुम गया था और विदाउट FIR के इन्होंने मेरा मोबाइल मुझे रिटर्न किया है। मैं पंजाब पुलिस का दिल से शुक्रगुजार हूँ
कि उन्होंने विदाउट किसी पेमेंट के या विदाउट किसी हर चीज़ से उन्होंने मेरा मोबाइल मेरे हैंड ओवर सही सलामत किया और SSP साहब का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मोबाइल मेरे हैंड ओवर की। मेरा ये मोबाइल तकरीबन 10 से 11 माह पहले गुम हो गया था। पंजाब पुलिस ने ये लेके दिया है और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मुझे यकीन नहीं था कि मुझे ये मोबाइल मिल जाएगा। बहुत मेहरबानी। एप्लीकेशन में तमाम चीज़ें होती हैं, मिली जुली दरख्वास्तें होती हैं, कभी हरासमेंट की भी होती है, या आजकल जिस तरह AI बहुत ज़्यादा आ चुका है तो फेक पिक्चर्स जो है वो प्रोड्यूस कंटेंट ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है जो कि रियल में नहीं होता, AI से क्रिएटेड होता है, उसकी आती हैं। इसके अलावा जैसे व्हाट्सएप अगर है वो हैक हो गया तो कोई आपके नाम पे किसी से पैसे मांग रहा है, मतलब इससे रिलेटेड जितने भी पहले FIA के पास वो केसेस थे, अब मिलजुल के दोनों डिपार्टमेंट्स इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है अनम साहिबा, ये भी बताइएगा कि जो लोगों को बताने के लिए कि क्या एहतियाती तदाबीर लोगों को करनी चाहिए कि जिस तरह से ये तस्वीरें जो एडिट हो जाती हैं या कोई इस तरह की ब्लैकमेलिंग होती है, लोगों को क्या करना चाहिए, ख़ासकर ख़वातीन को और नौजवान नस्ल को हमारी क्या एहतियात करनी चाहिए? इसमें यही है कि अपनी चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस ज़्यादा रखें। जैसे अगर आप ज़्यादातर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं या ईमेल्स यूज़ कर रहे हैं तो आप देखें आपने कहाँ कहाँ उनको लॉगिन किया हुआ है। अगर एक डिवाइस पे लॉगिन है, आपके लैपटॉप पे है, कंप्यूटर पे या आपके मोबाइल में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिंक डिवाइसेस आपकी कहाँ कहाँ पे व्हाट्सएप आपका ऑन है। और किसी अगर आप ऐसी प्लेस पे यूज़ कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में या किसी ऑफिस में, अगर आपने अपना ईमेल अकाउंट या आपने अपना व्हाट्सएप ऑन किया तो उसको वहाँ से लॉग आउट ज़रूर करें। फेसबुक ऑन किया तो वहाँ से लॉग आउट ज़रूर करें। DIG इन्वेस्टिगेशन विंग जो है यहीं पे साइबर क्राइम का और साइबर क्राइम के केसेस के एनालिसिस के लिए जो है एक यूनिट बनाया गया है और यहाँ पे हमारे साथ अनम साहिबा हैं जो इंचार्ज भी हैं यहाँ पे इस हवाले से सारे मामलात को देखती हैं। अनम साहिबा, ये बताइएगा कि जो साइबर क्राइम की दरख्वास्तें आपके पास आती हैं, यकीनन मार्क हो के आती हैं, तो किस तरह से उसका प्रोसेस होता है, क्या कुछ यहाँ पे किया जाता है, वर्किंग कैसे होती है? जी, साइबर क्राइम से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस हमें मौसूल होती हैं वो अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में ही हम रिसीव कर रहे हैं और फिर जिस भी मुतलका डिवीज़न से वो रिलेटेड होती हैं हम उधर उनको तमाम IOs मौजूद हैं, हर डिवीज़न में, हर सर्कल में IOs मौजूद हैं जो कि साइबर क्राइम को डील कर रहे हैं। यहाँ से जो दरख्वास्त हमें मौसूल होती है हम उसको मुतलका डिवीज़न के IO को मार्क कर देते हैं और उसके ऊपर इंक्वायरी फिर शुरू हो जाती है, उसके ऊपर FIR हो जाती है और उसके ऊपर सारी तफ्तीश शुरू हो जाती है, जिसकी एक्सेस सारी हमारे पास होती है। हम उसने IOs को वक्तन फ़वक्तन बुला के उसकी प्रोग्रेस भी लेते रहते हैं कि इस पर किस हद तक काम हो गया। ठीक है। अच्छा, ज़्यादा किस तरह की आपके पास FIRs होने के लिए दरख्वास्तें जो हैं वो मौसूल होती हैं? कोई हरासमेंट का होता है केस ज़्यादा या कोई ब्लैकमेलिंग का होता है या थ्रेट किया जाता है? किस तरह की एप्लीकेशन ज़्यादा आती है? एप्लीकेशन में तमाम चीज़ें होती हैं, मिली जुली दरख्वास्तें होती हैं, कभी हरासमेंट की भी होती है, या आजकल जिस तरह AI बहुत ज़्यादा आ चुका है तो फेक पिक्चर्स जो है वो प्रोड्यूस कंटेंट ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है जो कि रियल में नहीं होता, AI से क्रिएटेड होता है, उसकी आती हैं। इसके अलावा जैसे व्हाट्सएप अगर है वो हैक हो गया तो कोई आपके नाम पे किसी से पैसे मांग रहा है, मतलब इससे रिलेटेड जितने भी पहले FIA के पास वो केसेस थे, अब मिलजुल के दोनों डिपार्टमेंट्स इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है। अनम साहिबा, ये भी बताइएगा कि जो लोगों को बताने के लिए कि क्या एहतियाती तदाबीर लोगों को करनी चाहिए कि जिस तरह से ये तस्वीरें जो एडिट हो जाती हैं या कोई इस तरह की ब्लैकमेलिंग होती है, लोगों को क्या करना चाहिए, ख़ासकर ख़वातीन को और नौजवान नस्ल को हमारी क्या एहतियात करनी चाहिए?
इसमें यही है कि अपनी चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस ज़्यादा रखें। जैसे अगर आप ज़्यादातर व्हाट्सएप यूज़ करें या ईमेल्स यूज़ कर रहे हैं तो आप देखें आपने कहाँ कहाँ उनको लॉगिन किया हुआ है। अगर एक डिवाइस पे लॉगिन है, आपके लैपटॉप पे है, कंप्यूटर पे या आपके मोबाइल में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिंक डिवाइसेस आपकी कहाँ कहाँ पे व्हाट्सएप आपका ऑन है। और किसी अगर आप ऐसी प्लेस पे यूज़ कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में या किसी ऑफिस में, अगर आपने अपना ईमेल अकाउंट या आपने अपना व्हाट्सएप ऑन किया तो उसको वहाँ से लॉग आउट ज़रूर करें। फेसबुक ऑन किया तो वहाँ से लॉग आउट ज़रूर करें। ये चंद ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आपको इख्तियार करनी चाहिए। और अपने घर वालों को भी आप ये बताएं कि अब आजकल AI का दौर चल रहा है। अगर आपके नाम पे कोई आपके हवाले से कोई पैसे मांग रहा है या आपकी आवाज़ को भी इमिटेट कर लिया जाता है, तो उसमें भी आपके घर वालों को पहले आपको कॉल करके एक वेरिफिकेशन करनी चाहिए कि क्या ये सच भी है कि नहीं। तो उसमें अवेयरनेस दें अपने घर वालों को भी और ख़ुद भी आप अपडेटेड रहें। बिल्कुल जी, जिस तरह से अनम साहिबा ने बताया कि अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। और मोबाइल फ़ोन आपका अगर उस पर आप लॉगिन हैं, किसी सिस्टम पे लॉगिन है, कोई व्हाट्सएप नंबर जो है वो किसी का इस तरह से हैक किया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है FIR दर्ज होने के लिए जो इनके पास आती हैं और उनमें ज़्यादा हरासमेंट के हैं या तस्वीर को जो है वो गलत उसका इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह के केसेस आते हैं। लोग जो है यकीनन अवेयरनेस उनमें आ चुकी है, उन्हें मालूम हो चुका है कि अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है जिसमें साइबर क्राइम विंग बनाया गया है, वहाँ पर इस तरह की कोई शिकायत किसी को हो तो वो एप्लीकेशन दे सकता है और पुलिस उस पर बर वक्त कार्रवाई करते हुए पीका एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा भी दर्ज करती है पुलिस और मुलज़मान को भी गिरफ़्तार करती है। और हम आपको तमाम तफसील अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं जो 2024 में जो टोटल साइबर क्राइम विंग इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के पास एप्लीकेशन आई, कितनी एप्लीकेशनें रिजेक्ट हुई, कितनी एप्लीकेशनों पे जो है मुकदमात दर्ज हुए, कितने मुलज़मान पकड़े गए, कितने लोगों के दरमियान कंप्रोमाइज़ हुआ, ये भी हमने आपको सारी तफसील दिखाई है। अब हम आपको जो इस विंग के ओवरऑल हेड हैं SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद साहब, वो क्या कहते हैं। उन्होंने जो अब तक इस साइबर क्राइम पीका एक्ट के तहत जो कार्रवाइयाँ की हैं उसमें क्या कुछ सामने आया, कितनी कार्रवाई तसल्ली बख्श है, कौन सी चीज़ों की अभी कमी है और कौन सी चीज़ें मज़ीद पुलिस को दरकार हैं कि बेहतर तरीके से काम किया जा सके। और FIA का काम साइबर क्राइम एक्ट के तहत जो दफ़ात लगती थी और FIR दर्ज होती थी वो पहले FIA की ज़िम्मेदारी थी। अब पीका एक्ट के बाद इसमें जो है वो पुलिस को भी इख्तियार दे दिया गया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर साइबर क्राइम की कोई शिकायत होती है, कोई वारदात होती है तो वो सिर्फ FIA में जा सकते हैं। अब साइबर क्राइम जो है वो पुलिस भी उसको डील कर रही है। पुलिस पहले मुकदमा दर्ज करती है, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। जो FIA है वहाँ पे तो तकरीबन 8000 के करीब साइबर क्राइम में दरख्वास्तें मौजूद हैं, लेकिन चूँकि वहाँ पे FIR दर्ज करने के लिए पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वहाँ पे FIR दर्ज की जाती है, लेकिन वो भी ना होने के बराबर है। यकीनन FIA में जो दरख्वास्तें हैं वो थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार होती हैं, थोड़ा सा लोड ज़्यादा होता है और उस लोड को कम करने के लिए हुकूमत की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया कि इस विंग में भी साइबर क्राइम का एक अलग से विंग जो है वो उसको भी कायम किया जाए। और वो अब वो कायम हो चुका है और उस पर काम भी किया जा रहा है, मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं। इस हवाले से SSP साहब क्या कहते हैं, SSP इन्वेस्टिगेशन, वो हम उनकी ज़ुबानी जाके सुनते हैं।
सबसे पहले तो आपने अपनी डिवाइस यानी कि अपना फ़ोन और अपना कंप्यूटर किसी के हवाले नहीं करना, अपनी ज़ाती मालूमात को किसी के साथ शेयर नहीं करना और अपने व्हाट्सएप अकाउंट के ऊपर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन कर लें, इससे आप काफ़ी महफूज हो जाते हैं। इसके अलावा आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक ऑप्शन होता है लिंक डिवाइसेस का, आपने उसको रेगुलरली चेक करते रहना है कि आपका जो व्हाट्सएप है वो किस किस डिवाइस के ऊपर ऑन है। इसके अलावा अगर आपको कोई मुश्तबा लिंक, सस्पिशियस लिंक्स मौसूल होते हैं, उस लिंक्स को खोलना नहीं है, अदरवाइज आपकी ज़ाती मालूमात चोरी हो सकती हैं और आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। मोबाइल शुरू में जब आया तो एक बहुत ही महंगी फैसिलिटी थी जो हमारी एलीट क्लास थी वो उसको रखती थी, लेकिन जब से ये हर बंदे के पास ये पहुंचा है तो इस क्राइम में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इजाफा होने की वजह ये थी कि क्योंकि सिर्फ इसमें कॉल अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसमें तो मल्टीपल ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ से ऑपरेट होती हैं। लॉगिन बनाना उस पर आसान है, आपका ईमेल हो, आप लॉगिन बनाते हैं, पासवर्ड बनाते हैं और आप उस फिर एप्लीकेशन को स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा हमारी एप्लीकेशन इस्तेमाल होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो उसकी मदद से ऐसे ऑफेंडर्स ने अपने टारगेट्स को अप्रोच करना शुरू किया, उनको थ्रेट करना शुरू किया और मल्टीपल किस्म के फ्रॉड्स भी स्टार्ट किए। तो ये सारी वजह बनी कि क्यों ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो पीका एक्ट 2016 में बनाया गया था, उसमें उन्होंने देखा कि ऑफेंसेस की तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि एक वफाकी तहकीकाती इदारा जो है वो इसकी तफ्तीश उस तरीके से नहीं कर सकता, या तो उनके पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है या दीगर मिसाइल हैं। तो उन्होंने पुलिस को भी ऑथराइज़ कर दिया कि आप इसकी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। सेक्शन 30 पीका एक्ट का ये हमें बताता है कि पुलिस उसकी कॉग्निजेंस लेगी और इसमें तफ्तीश करेगी और जितनी टेक्निकल असिस्टेंस है वो जो हमारी FIA है उनसे लेगी या दीगर एजेंसीज़ जो हैं जहाँ से उन्हें मिल सकती है वो उधर से लेंगी। इस सारी एक्सरसाइज का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि जो पब्लिक हमारी थाने में रिपोर्ट करती है फौरी तौर पर, उसको कोई मोबाइल पे थ्रेट आई है, उसके घर में ख़वातीन को कोई छेड़ा है, उसकी कोई फाइनेंशियल इशू बना है, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड उसके साथ हुआ है, तो फौरी तौर पर थाने में वो अप्रोच कर लेता है। बट उसके लिए मुश्किल था कि वो वफाकी तहकीकाती इदारे के जो हमारा जोनल ऑफिस है या डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस है वहाँ जाए, तो वो इतने कंप्लेनेंट्स को सुन नहीं पाते थे। लिहाजा गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया जो कि पब्लिक की वेलफेयर के लिए और अमन व अमान को कायम रखने के लिए। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का एक नया विंग अमल में लाया गया है वो दिखाया, किस तरह से लोग वहाँ पे काम करते हैं और किस तरह की शिकायत जो हैं वो तहरीरी तौर पे वहाँ पे मौसूल होती हैं और पुलिस उस पर फिर किस तरह से कार्रवाई करती है, ये भी तफसील आपको बताई। अब हम SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद साहब हैं, उनसे इसकी तफसील पूछते हैं कि 2024 में क्या कारकर्दगी रही, किस तरह के केसेस आते रहे और जो पीका एक्ट है उसमें कौन कौन से जराइम के तहत जो है वो मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस क्या होता है और मुलजमान को सज़ा कैसे मिलती है। नवीद साहब आपका बहुत शुक्रिया। साइबर क्राइम आज के जदीद दौर में बड़ा अहम है कि सोशल मीडिया वार भी है और लोग एक दूसरे की तज़हीक भी करते हैं और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो नेगेटिविटी में आते हैं। नवीद साहब ये बताइएगा, जो इन्वेस्टिगेशन का साइबर क्राइम विंग है इसका अमली तौर पे क्या काम है, लोगों को हम कैसे बता सकते हैं कि वो आपके पास आएँ, उनकी FIR दर्ज हो और किन किन कानून के कवानीन के तहत जो है FIR दर्ज की जाती है? मुझे भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपकी जो ऑडियंस है, पंजाब के अवाम हैं, उनको ये बता सकूं कि पीका एक्ट में जो पुलिस FIR रजिस्टर कर रही है उसका बैकग्राउंड क्या है, सबसे पहले उसका प्रोसीजर क्या है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है और पंजाब पुलिस ने कौन से ऐसे इक़दाम उठाए हैं जिसकी वजह से आवाम को अगर कोई सोशल मीडिया पे फील होता है कि उनके साथ ऑफेंस कमिट हो रहा है तो उस पर किस तरीके से हम तफ्तीश करेंगे और उन्होंने हमें कैसे एक्सेस करना है।
अब अगर इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं तो देखें, माजी में ये होता था कि कबूतर के पैर पर एक वो लेटर बांधा और वो भेज दिया। जब जिसने रिसीव किया उसको पता चला कि उसको कोई हरास किया गया, उसको कोई थ्रेट किया गया। फिर हमारा मेल का निज़ाम चेंज हुआ, पोस्ट ऑफिस आया। पोस्ट ऑफिस में अननोन ख़त डाल दिए जाते थे और वो अपने जो भी विक्टिम होता था उसको जब रिसीव होते थे तो उसे फील होता था कि जो उसे थ्रेट आया या फिर पर्ची मिल गई उसको। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब क्राइम की नौयत चेंज हुई, टेलीफोन जब हमने इस्तेमाल करना शुरू किया तो लैंडलाइन के थ्रू अननोन नंबर से किसी भी बंदे को कॉल कर दी, पीसीओ का यूज़ कर लिया, पब्लिक कॉल सेंटर का, और वहाँ से जब कॉल की गई, थ्रेट किया गया, पर्ची मांगी गई या कत्ल की थ्रेट दी गई, इस किस्म के काम होना आहिस्ता आहिस्ता से शुरू हुए और क्राइम में चेंज आती गई। अब इस वक्त जो आज 2024 में हमने देखा और 2025 अब स्टार्ट हो चुका है कि क्राइम की नौयत में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई जब से हमारे पास मोबाइल आया है। मोबाइल शुरू में जब आया तो एक बहुत ही महंगी फैसिलिटी थी, जो हमारी एलीट क्लास थी वो उसको रखती थी, लेकिन जब से ये हर बंदे के पास ये पहुंचा है तो इस क्राइम में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। इजाफा होने की वजह ये थी कि क्योंकि सिर्फ इसमें कॉल अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसमें तो मल्टीपल ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ से ऑपरेट होती हैं। लॉगिन बनाना उस पर आसान है, आपका ईमेल हो, आप लॉगिन बनाते हैं, पासवर्ड बनाते हैं और आप उस फिर एप्लीकेशन को स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा हमारी एप्लीकेशन इस्तेमाल होती हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो उसकी मदद से ऐसे ऑफेंडर्स ने अपने टारगेट्स को अप्रोच करना शुरू किया, उनको थ्रेट करना शुरू किया और मल्टीपल किस्म के फ्रॉड्स भी स्टार्ट किए। तो ये सारी वजह बनी कि क्यों ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो पीका एक्ट 2016 में बनाया गया था, उसमें उन्होंने देखा कि ऑफेंसेस की तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि एक वफाकी तहकीकाती इदारा जो है वो इसकी तफ्तीश उस तरीके से नहीं कर सकता, या तो उनके पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है या दीगर मिसाइलें। तो उन्होंने पुलिस को भी ऑथराइज़ कर दिया कि आप इसकी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। सेक्शन 30 पीका एक्ट का ये हमें बताता है कि पुलिस उसकी कॉग्निजेंस लेगी और इसमें तफ्तीश करेगी, और जितनी टेक्निकल असिस्टेंस है वो जो हमारी FIA है उनसे लेगी, या दीगर एजेंसीज़ जो हैं जहाँ से उन्हें मिल सकती है वो उधर से लेंगी। इस सारी एक्सरसाइज का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि जो पब्लिक हमारी थाने में रिपोर्ट करती है फौरी तौर पर, उसको कोई मोबाइल पे थ्रेट आई है, उसकी घर में ख़वातीन को कोई छेड़ा है, उसकी कोई फाइनेंशियल इशू बना है, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड उसके साथ हुआ है, तो फौरी तौर पर थाने में वो अप्रोच कर लेता है। बट उसके लिए मुश्किल था कि वो वफाकी तहकीकाती इदारे के जो हमारा जोनल ऑफिस है या डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस है वहाँ जाए, तो वो इतने कंप्लेनेंट्स को सुन नहीं पाते थे। लिहाजा गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया जो कि पब्लिक की वेलफेयर के लिए और अमन व अमान को कायम रखने के लिए। बिल्कुल ठीक है। नबी साहब, जो FIA में जाने वाले लोग हैं उनकी जानिब से अक्सर हम ये शिकायत सुनते हैं, उनकी हद तक है बात कि 8,000, 6,000, 5,000 दरख्वास्तें जो हैं उनके पास पड़ी हुई हैं साइबर क्राइम की। तो आपके तो जो 2024 की जो तादाद हमने देखी, जो आपकी जानिब से रिपोर्ट जारी की, उसमें तो FIR भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, हर डिवीज़न में हुई हैं। तो इनमें किस तरह के केसेस ज़्यादा हैं? आपके पास किस तरह के केसेस ज़्यादा आते हैं? हरासमेंट के आते हैं, किसी को थ्रेट किया जाता है? कौन ऐसे लोग जो मतलब शिकायत किस किस्म की ज़्यादा लाते हैं? देखिए, अगर इसको हम कैटेगराइज़ करें तो 3 मेजर किस्म के ऐसे ऑफेंसेस हैं जो हमें रिपोर्ट होते हैं। उसमें एक तो हरासमेंट का है, ठीक है, जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, हमारी ख़वातीन हैं, उनको कुछ लोग हरास करते हैं, ठीक है, और वो हरासमेंट के मैसेज करते हैं दूसरी तरह से। एक तो ये मेजर। दूसरा फाइनेंशियल फ्रॉड है, फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है। तीसरा है हैकिंग का, ठीक है, वो हमें रिपोर्ट होते हैं। चौथे फिर इस किस्म के ऑफेंसेस हैं जो कि कमिट हो जाते हैं, बट जो लाशऊरी तौर पर मोबाइल या एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वाला उस पर मैसेज कर देता है उस एप्लीकेशन पे, लेकिन उसको आइडिया नहीं होता कि इससे कितनी बड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगी। तो इस किस्म के भी हैं, जैसे हेट स्पीच, ठीक है, या किसी के भी फ़िरके के खिलाफ कोई बात कर देना, किसी मज़हब के खिलाफ कोई बात कर देना, कोई ऐसी वीडियो लगा देना। तो ये मेजर 4 किस्म के ऑफेंसेस हैं जो कि पुलिस को बड़ा ही फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट होते हैं। पुलिस पहले भी इसमें अरेस्ट करती थी, FIR देती थी, और जो अक्यूज़ था फिर हम उसको हैंड ओवर FIA को कर देते थे। बिल्कुल, लेकिन FIA का क्योंकि अपना एक प्रोसीजर है, वो पहले इंक्वायरी करते हैं, फिर वो FIR करते हैं। हम पहले FIR करते हैं, देन हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इसमें जो फौरी रिलीफ था हमारे कंप्लेनेंट को, वो हम ये देते थे, और इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप मेंटेन करने में कामयाब होते थे। अदरवाइज़ अगर ये FIR ना रजिस्टर हो, कंप्लेनेंट को ये हो, या हमें हमारे पास जो कॉलर आया है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, वो ये देखती है कि FIR नहीं हुई और डिले हो रहा है इसमें, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसको हमारी पुलिस को ही मैनेज करना होता है। ठीक है। नबी साहब, कुछ याद पड़ता है आपको कि कितने मुल्ज़मान होंगे जो गिरफ़्तार भी किए गए होंगे? क्योंकि आपका तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपकी
FIR होती है, कोई आइडिया बता सकते हैं कि कुछ सज़ा किसी को ऐसे दिलाई हुई या केसेस जो है अंडर प्रोसेस है? इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब साइबर क्राइम विंग जो है हमारा वो इनिशियल स्टेजेस पर है पुलिस का। ठीक है। जैसे मैंने आपसे बात की कि थानों में बहुत सारे केसेस आते हैं, यकीनन आते हैं, फिर वो वहाँ से एप्लीकेशन लेकर हमारे पास यहाँ पर भेजते हैं, हम दोबारा पार्टीज़ को बुलाते हैं, उनको सुनते हैं। तो 2024 में हमारे पास 1114 केसेस आए, जिसमें से 658 जो है वो हमने जब देखे तो उन पे FIR रजिस्टर हुए। 256 इस किस्म के जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। ठीक। क्योंकि असल पर्पस तो ये है कि आपका जो एग्रीव पार्टी है वो सेटिस्फाई हो जाए, तो हमने वो FIR रजिस्टर की, फिर हमने उस पर तफ्तीश स्टार्ट की। ठीक। उसमें मुल्ज़िमान को अरेस्ट किया। उसमें मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, जो मेजर बड़ी कैटेगरी थी वो हरासमेंट के केसेस थे, वो हेट स्पीचेस वाले केसेस थे, हमारे फाइनेंशियल क्राइम के केसेस थे, और उसमें फिर हमने अपनी जो हेल्प सीख की थी, असिस्टेंस सीख की थी, वो FIA से हम करते हैं, IB से करते हैं, दीगर एजेंसीज़ हैं हमारी जो हमें उसमें अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। अब इसमें मुल्ज़िमान भी अरेस्ट हुए, हमने जुडिशल भी किए, और उनका जो कोर्ट है वहाँ पर इसका अब ट्रायल चल रहा है। क्योंकि अभी ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे पास, अभी से हमने केस स्टार्ट करने शुरू किए, तो कन्विक्शन इस वक्त हमारे सामने नहीं आती, बट द डे हम उसको अरेस्ट करते हैं, रिमांड लेते हैं, तो मोस्ट ऑफ द इशूज़ जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। ये सब बेहतरी हर दौर में हर वक्त ज़रूरत होती है, किसी न किसी चीज़ में। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो उसमें बेहतरी की ज़रूरत होती है। आप यकीनन इसको हेड कर रहे हैं लाहौर में, आप SSP इन्वेस्टिगेशन है, कुछ चीज़ों की कमी है जो ये भी आपकी पूरी की जा सकती है या होनी चाहिए? यस, बहुत ज़्यादा हमें जो इशूज़ आते हैं वो सबसे पहले तो ये देखें कि हमने CDR लेनी होती है, हमने लोकेशन लेनी होती है, हमने वेरिसेस लेनी होती है नादरा से, और फिर हमें इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि किस IP एड्रेस पे हमारा जो अक्यूज़ है वो बैठा हुआ उस गैजेट को यूज़ कर रहा है, उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है, तो वो IPDR। ठीक। उसकी हमें ज़रूरत है, हमने गवर्नमेंट को सबमिट किया हुआ है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह हमें वो फैसिलिटी भी मिल जाएगी। जैसे ही वो फैसिलिटी मिलेगी तो आप देखेंगे, मैं आपको इंश्योर कराता हूँ कि ये क्राइम बहुत ज़्यादा कम होगा। हमारी जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के साथ इसमें बातचीत हुई, तो उसमें एक और इशू जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ वो ये है कि जो लूप होल्डर्स हैं, जिन्होंने आगे लूप लेके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की हुई है, उनका भी डाटा कंपाइल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक विसिनिटी में अगर एक बंदा आपको वो डाटा प्रोवाइड कर रहा है तो यकीनन बैकअप में उसका भी कोई IP एड्रेस होगा। फिर अगर उसने आगे 100 लोगों को दिया हुआ है तो वो डाटा कहाँ पे है? वो डाटा बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही जैसे कोई बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है और वो किस CNIC पर उसकी मोबाइल सिम इशू हुई है, तो ये इंटरनेट का एड्रेस भी इसी तरह इंपॉर्टेंट है कि किस जगह पे चल रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस में इंटरनेट लगा हुआ है, तो वो SSP इन्वेस्टिगेशन का ऑफिस है, अगर मैं यहाँ उसको यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पर उन्हें पता होना चाहिए कि ये वाले मोबाइल से क्या क्या चीज़ यूज़ हुई, इस मोबाइल से अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो ये किस IP एड्रेस पे हुआ है, किस एड्रेस पे हुआ है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये भी हो जाए तो हम ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हमारा क्राइम, साइबर क्राइम कंट्रोल हो। आज के प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन विंग का साइबर क्राइम जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। साइबर क्राइम में 1000 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर लिए गए हैं। पीका एक्ट का अमल दरामद जो है वो इन्वेस्टिगेशन विंग के साइबर क्राइम ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। SSP इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि कितने मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए और कितनों को कंप्रोमाइज़ की वजह से जो है वो ख़त्म कर दिया गया, और मुस्तकबिल में साइबर क्राइम विंग को बढ़ाने के लिए कौन सी चीज़ें उन्हें दरकार हैं। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।